हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। क्या ये हमारे दुश्मन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर दोस्त? ये सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा चलते हैं मोटूलाल और चीकू के क्लासरूम के अंदर। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? मोमो खाता हूँ चटनी लगा के। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। सर, हम आपकी बात कैसे मान ले? जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम देख ही नहीं सकते तो वो है या फिर नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? अरे चीकू, मैं तुमसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग दिखता है? नहीं, मेरा दिमाग तो नहीं दिखता। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है? अरे वाह मोटूलाल, तुमने तो बहुत ही अच्छा जवाब दिया। चीकू, मैंने ये बोला था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तुम सारी चीजें जान लो इस चैप्टर के बारे में मन्नू भैया से। चलो, मन्नू भैया का वीडियो मैं लगा ही देता हूँ। मोमो खाता हूँ चटनी लगा के। थैंक यू सो मच मोमो सर। चलो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर हमें पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लोग नेकेड आइज, मतलब कि विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास हम इन्हें नहीं देख सकते। अब माइक्रोस्कोप किस तरीके से दिखता है? देखो, कुछ इस तरीके से। और जब हम इसी माइक्रोस्कोप के अंदर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ ऐसे, देखो कितने गंदे गंदे से दिख रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करा जाता है। तो फर्स्ट है बैक्टीरिया, देन इज फंगाई, देन इज प्रोटोजोआ एंड देन इज एल्गाई, सम एल्गा। तो शुरू करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियाज के बारे में। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ही सेल होता है इनके पास। फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, बहुत सारी जगहों पर ये देखने को मिलते हैं। ग्लेशियर्स, मतलब कि बिल्कुल बर्फ जहां पर जमी होती है वहां पर भी ये देखने को मिलते हैं। और डेजर्ट्स, जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्म पानी होता है, वहां पर भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब बैक्टीरिया ज़रूरी नहीं है कि सारे ही खराब हों, कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं। जैसे कि कर्ड के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, और ये हमारे कर्ड के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर बैक्टीरियाज के बारे में हमने देख लिया। बैक्टीरियाज को जनरली अगर हम लोग देखें तो बैक्टीरियाओं की भी कैटेगरी होती है डिफरेंट। हम कैसे पता करते हैं बैक्टीरियाओं की अलग अलग कैटेगरी को? उनकी शेप के बेसिस पे। जनरली शेप के बेसिस पे बैक्टीरियाज को फर्दर क्लासीफाई करा जाता है, मतलब फर्दर और ज़्यादा इनकी ग्रुपिंग करी जाती है। जैसे एक ये कॉमा शेप्ड होता है, ठीक है, अब ये आपको इमेज दिख रही है। नेक्स्ट है स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, जिसको कोकाई बोलते हैं हम लोग। तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से होता है। देन इज रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, जिसको बेसिलाई बोलते हैं। ई कोलाई और सैल्मोनेला इसका एक एग्जाम्पल है। और फिर है हमारा स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, कुछ ये स्पाइरल देख रहे हो आप, स्पाइरल जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट शेप्स होती है, इसके ऊपर हम फर्दर बैक्टीरियाज को क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट इज फंगाई को देख लेते हैं हम लोग। आप फोटोज देख लीजिए कैसे लगते हैं ये लोग। ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्पैरागस, तो ये अलग अलग हैं। ये क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब ये मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या हुआ? हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है ये और लोगों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। और ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते फूड के लिए। जैसे हम ह्यूमन बींग्स डिपेंड हैं फूड के लिए। किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन क्या प्लांट्स किसी के ऊपर डिपेंड हैं फूड के लिए? बिल्कुल नहीं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो दे आर ऑटोट्रॉफिक। अब ये जो फंगाई होते हैं इनके पास लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल नहीं होता, और ये जनरली कॉलोनीज के अंदर फाइंड करे जाते हैं, मतलब बहुत सारी कॉलोनीज के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल हैं पेनिसिलियम और एस्पैरागस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपको ये पूरा फंगाई वाला कंसेप्ट भी क्लियर करा दिया। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग।
इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एल्गाई के बारे में। एल्गाई कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर भी होते हैं और मल्टी सेल्युलर भी होते हैं। बहुत सारे सेल भी होते हैं और एक सेल भी होता है कभी कभी इनके पास। ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब अपना खाना खुद से बनाते हैं, किसी से खाना नहीं मांगते। इनके पास क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही अपना खाना बनाते हैं। जैसे पेड़ बनाते हैं ना खाना और क्रॉप्स बनाते हैं हमारे खाना, इसी तरीके से ये भी अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर स्पायरोगैरा इज एन एग्जांपल ऑफ एल्गाई। तो आप यहाँ पर एग्जांपल के अंदर इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं हमारे अमीबा एंड पैरामीशियम। अब जो अमीबा है, देखो अमीबा कुछ इस तरीके से दिखता है और ये पैरामीशियम है। तो अभी हम लोग देखते हैं ये कैसे होते हैं। सबसे पहले तो ये यूनिसेल्युलर होते हैं या फिर मल्टी सेल्युलर प्रोटोजोआ जनरली, ठीक है। ये कहाँ पर मिलते हैं? हमें पानी के अंदर मिलते हैं, वाटर के अंदर मिलते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिया। तो ये कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर भी देखने को मिल जाएंगे, मल्टी सेल्युलर भी देखने को मिल जाएंगे और पानी के अंदर फाउंड करे जाते हैं ये। फिर बात करते हैं वायरसेस की। वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब वायरस कहाँ पर पैदा होते हैं? जब ये किसी की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरी बॉडी के अंदर कोई वायरस चले गया तो वो मेरी बॉडी के अंदर ही जाकर बढ़ेगा, ग्रो करेगा। अब वायरसेस किसी बैक्टीरिया के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, किसी प्लांट पे भी, और यहाँ तक कि किसी एनिमल के अंदर भी। अब वायरसेस का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिसका मैंने यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, जिस वायरस की वजह से हम लोग परेशान थे। फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ आखिर वो कौन सा वायरस है, और उस वायरस का ही ये मैंने फोटो लगाया है। तो देखते हैं कितने बच्चे गैस कर पाते हैं कौन से वायरस की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस, और अभी एक जो रिसेंट में वायरस था उसको आपको लिखना है एग्जाम्पल के अंदर। वायरस क्या होते हैं? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अभी हमने देखा माइक्रोस्कोपिक मतलब एक माइक्रोस्कोप से हम लोग किसको देख सकते थे? नॉर्मल ये जो ऊपर वाले ऑर्गेनिजम्स थे इन सबको। लेकिन वायरसेस बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इसीलिए इनको हमने बोला है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। अल्ट्रा का मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है ये। और इनको क्या चाहिए होता है? होस्ट सेल टू रिप्रोड्यूस एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। भैया ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पर हैं? इनका घर कहाँ पर बना हुआ है आखिरकार? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। आइसी कोल्ड क्लाइमेट मतलब बिल्कुल ठंडी वाली जगह से लेकर गर्म से गर्म जगह, यहाँ तक कि हॉट स्प्रिंग्स मतलब जहां पर गर्म पानी होता है वहां पर भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। डेजर्ट टू मार्शीलैंड्स, डेजर्ट जहां पर होगा वहां पर भी देखने को मिल जाएंगे। मार्शीलैंड मतलब जहां पर बारिश होती होगी, बहुत सारा पानी होता होगा, वहां पर भी ये रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह प्रेजेंट हैं। आपको आउटसाइड द बॉडी भी देखने को मिल जाएंगे और हमारी बॉडी के अंदर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एनिमल्स के अंदर भी और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं जबकि कुछ हार्मफुल होते हैं। बात करते हैं हम लोग ऐसे ही एक केस की जिसको हम लोग बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। तो हम लोग क्या करते हैं? फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। क्या आपको पता है फूड प्रिजर्वेशन के बारे में? पता तो होगा, लेकिन आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। क्या आपने कभी अपने घर पर ऐसे ही ब्रेड कुछ दिनों तक रखा है और उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स आपने बने हुए देखे होंगे? तो ये क्या चीज है? ये जो व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स है ये कुछ भी नहीं है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो इस ब्रेड को खाने के लिए आ गए हैं। क्या आपको ही ब्रेड पसंद है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी तो पसंद है। तो इसी चीज से हमें अपने फूड को बचाना पड़ता है माइक्रोब्स के अटैक से, और इस अटैक से हम लोग जो बचाते हैं अपने फूड को, इसे ही हम लोग बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड आइटम्स के ऊपर एक्ट करते हैं और उनको स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। हम लोग कैसे कैसे अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमले से? सबसे पहला तरीका है वो है केमिकल्स वाला तरीका। केमिकल्स ग्रोथ जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं, और ये वाले जो केमिकल्स होते हैं ना इन्हें हम लोग बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। व्हाट डू वी कॉल देम? प्रिजर्वेटिव्स। अब कभी भी आप अगर ब्रेड का पैकेट लेकर आओ
तो आपको उसके ऊपर ये प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हुए दिख जाएंगे। लेकिन ये प्रिजर्वेटिव्स भी कुछ समय के लिए ही काम करते हैं। अगर आप ऐसे ही ब्रेड को बहुत दिनों तक रखे रहोगे, चाहे उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स एडेड हैं, फिर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आकर उसे खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स का असर कम हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ब्रेड का पैकेट है और इसमें देखिए प्रिजर्वेटिव्स ऐड करे हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स, मतलब इस ब्रेड के अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसे खराब ना करें। और क्या चीजें हैं जिनसे हम लोग अपने खाने के सामान को बचा सकते हैं? कॉमन सॉल्ट से भी हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आपने पिकल्स, अचार के अंदर देखा होगा, नमक डला हुआ होता है, इसी वजह से डला हुआ होता है। हम लोग मीट को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, फिश को भी प्रिजर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमन सॉल्ट। शुगर को भी हम लोग एज अ प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं। जो जैम होती है, अगर आप जैम्स और जेलीज के अंदर शुगर ऐड ना करो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें खराब कर देंगे, स्पॉइल कर देंगे, इसलिए हम लोग उनके अंदर भी शुगर ऐड करते हैं। अच्छा, आप जब पिकल्स खाते होंगे तो आपने पिकल्स के अंदर देखा होगा कि ऑयल भी होता है, तो हम लोग ऑयल और विनेगर्स को भी यूज करते हैं एज प्रिजर्वेटिव। अगर हमें खाना बचाना है तो हम ऑयल और विनेगर को भी यूज कर लेते हैं टू प्रिजर्व अवर फूड। अब खाने को बचाने का एक और तरीका भी है, दैट इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि बॉयल करते हैं मिल्क को। अच्छा, अब आपने जनरली अपने घर पर देखा होगा कि मम्मी जब भी दूध लेकर आती है मार्केट से, उस दूध को गर्म कर देती हैं, उबाल देती हैं। अगर उस दूध को गर्म नहीं करते आप तो वो दूध खराब हो जाता है, फट जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि दूध फट गया। अब वो दूध फटा वगैरह कुछ नहीं होता, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने स्पॉइल कर दिया होता है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, बॉयल कर देते हैं मिल्क को, जिससे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाए। अब जैसे ही हम काऊ से मिल्क लेते हैं, उसको हमने क्या करा, बॉयल करा। बॉयल करने के बाद वो मिल्क ठंडा हो जाता है और इसी तरीके से हमारा जो मिल्क है वो पैस्चराइज्ड हो गया। अब ये जो पैस्चराइजेशन है, ये प्रॉपर एक टेक्निक है जिसके अंदर हम मिल्क को बॉयल करते हैं एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 15 to 30 सेकेंड्स, और फिर अचानक से उसे हम लोग ठंडा कर देते हैं। लेकिन घर के अंदर हम कैसे मिल्क को बॉयल करते हैं, बहुत देर तक बॉयल करने के बाद उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से भी मिल्क पैस्चराइज्ड हो जाता है। स्टोरेज एंड पैकिंग के थ्रू भी हम अपने खाने के सामान को बचा सकते हैं। अगर आपने सुना होगा एक वर्ड, एयर टाइट कंटेनर। अब ये जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं, अब एयर भी इनके अंदर नहीं आ पाती। अब एयर के अंदर ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे खाने का सामान बच जाता है। चिप्स आपने देखे होंगे, पैकेट के अंदर आते हैं और उस पैकेट के अंदर एयर फिल्ड होती है, एयर टाइट होते हैं चिप्स। बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती चिप्स के, क्यों? जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन चिप्स को स्पॉइल ना कर दें। तो हम लोग क्या करते हैं, पैकिंग से भी अपने फूड को बचा सकते हैं। अब ये तो देखो एक तरीके से नुकसान है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, लेकिन फायदे क्या हैं आखिरकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म के? फायदे क्या हैं आखिरकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म के? तो देखो, फूड इंडस्ट्री के अंदर भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, वो किसको कन्वर्ट कर देता है, किस चीज में? मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड के अंदर। ये दूध है, दूध के अंदर आप थोड़ा सा दही डाल दोगे तो वो भी दही के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये कैसे होता है? ड्यू टू लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यीस्ट को हम लोग यूज करते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक्स। तो यीस्ट भी एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम लोग ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक की प्रिपरेशन में यूज करते हैं। बेवरेज इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो यीस्ट है, इसी की हेल्प से हम लोग अल्कोहल, वाइन, विनेगर, जो कि एसिटिक एसिड्स के अंदर आते हैं, इन सबको प्रिपेयर करते हैं। यीस्ट क्या करता है, सिंपली जो शुगर है उसके ऊपर एक्ट करता है और शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। मतलब ये जो पूरा फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, थोड़ी बड़ी क्लास में पढ़ोगे आप, लेकिन यहाँ पर सिंपली क्या करता है, यीस्ट शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल के अंदर विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। अब इस पूरे प्रोसेस को डिस्कवर किसने करा था? लुईस पैस्चर ने। आपको ये याद रखना है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं ने डिस्कवर करा था फर्मेंटेशन को। आगे चलते हैं, हम लोग मेडिसिन के अंदर भी यूज करते हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। आपने सुना है, कभी आप बीमार हो गए हो बहुत समय तक, तो डॉक्टर्स आपको बोल देते हैं बेटा आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी। अब एंटीबायोटिक्स के अंदर क्या होते हैं, यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? अच्छे वाले, जो हमारी हेल्प करते हैं इन बीमारी वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लड़ने में। तो यहाँ पर बुरे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं और अच्छे वाले भी हैं। तो अच्छे वालों को भी हम लोग मेडिसिन के अंदर यूज करते हैं। और एक और जगह यूज होता है,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेडिसिन के अंदर कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। एक तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बैक्टीरिया और फंगी से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, इनसे ही मिलती है। और कॉमनली यूज्ड कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स होती हैं, एक तो होती है स्ट्रिप्टोमाइसिलिन, फिर होती है टेट्रासाइक्लिन और फिर होती है एथ्रोमाइसिलिन। तो ये सब क्या है, कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स हैं, ज़्यादातर यही यूज होती है। एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किसने करा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनिसिलिन, जिसको किसने प्रिपेयर करा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब यहाँ पर मेडिसिन का भी यूज देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन्स के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। ये देखो वैक्सीन, अब वैक्सीन क्या करती है, देखो सिंपली हम लोग अपने इंजेक्शन लगवा लेते हैं। अब हमने यहाँ पर देखो ध्यान दो, यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का यूज कब करा था, जब हमारी तबीयत खराब हो गई थी, हमारी हालत खराब हो गई थी, तब डॉक्टर ने दिया ये दवाई। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन को पहले ही लगा लेते हैं, जिससे कि हमारे ऊपर जो और वेरियस डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अटैक ना कर पाए, हमें वैक्सीन बचा ले। तो वैक्सीनेशन से हम लोग बच जाते हैं और फिर हमारे ऊपर अटैक नहीं होता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। इन्हें हम लोग बीमारी होने से पहले लगाते हैं वैक्सीन को। वैक्सीन के अंदर क्या होता है, जनरली डेड या फिर वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। देखो क्या होता है, आप कभी भी गेम खेलते हो तो गेम के अंदर आपने देखा होगा कि आप छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जाते हो, लेकिन स्मॉल लेवल के अंदर आपको ट्रेनिंग मिल जाती है कि कैसे अपने दुश्मन को डिफीट करना है। तो हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन के थ्रू मरे हुए या फिर बहुत ही वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल दिए जाते हैं। जैसे मान लो कोविड है, कोविड का मरा हुआ या फिर बहुत ही वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर डाला जाएगा। जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर होती हैं एंटीबॉडीज जो इन बीमारियों से लड़ती हैं, तो वो तैयार हो जाती है, उनको ट्रेनिंग मिल जाती है कि अच्छा कोविड वाला वायरस आएगा, इसको ऐसे मारना है, ऐसे इससे पंगे लेने हैं, तो वो सीख जाती हैं। तो जब वो सीख जाते हैं, जब फाइनली कोविड का प्रॉपर स्ट्रॉन्ग वाला वायरस आता है, तब हमारी एंटीबॉडीज को तो इनसे लड़ना आता ही है, तो वो हरा देती है। अब वैक्सीनेशन बहुत सारी डिसीजेस के लिए अभी हमारी कंट्री के अंदर बन चुका है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बन चुका है। जैसे कॉलेरा, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इन सब बीमारियों के लिए बन चुका है। अब जो अभी रिसेंट में बीमारी थी उसकी भी वैक्सीनेशन बन चुकी है। लेकिन ये सब तो आपको पता ही होगा। आप मुझे उन वैक्सीन्स का नाम बताओ जो कोविड के लिए बनाई गई है। एडल्ट्स के लिए कौन सी है और अभी बच्चों के लिए कौन सी बनी है। वैक्सीन जो है स्मॉल पॉक्स की, वो डिस्कवर करी थी एडवर्ड जेनर ने। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में भी यूज करते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गाई जो होते हैं और राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स के तौर पर। अब ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सर्स का मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर में समझेंगे। ये लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इन अ फॉर्म जिससे कि सॉइल उसको यूज कर पाए। डिटेल में समझेंगे, बस 2 मिनट्स दे दो मुझे, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। अच्छा, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। हाँ भैया, बिल्कुल सही बोला आपने। जिस रास्ते से मैं स्कूल जाता था वहां पर एक चूहा मरा हुआ था। मैं रोज उस चूहे को देखता था। एक हफ्ते बाद मैंने देखा कि वो चूहा अचानक से खत्म सा होने लगा है, गायब होने लगा है। लेकिन उस चूहे को कौन खा रहा था? मैंने जब ये चीज सर से पूछी तो सर ने बताया कि इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट कर रहे हैं, इसी वजह से ये चूहा अपने आप खत्म होता जा रहा है। मोटूलाल, तुम्हारे सर ने बिल्कुल सही बोला था। इस प्रोसेस को हम लोग डीकम्पोजिशन बोलते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ डीकम्पोजर्स भी होते हैं। क्या करते हैं वो लोग, जो भी डेड वेस्ट प्लांट होता है या फिर एनिमल होता है, उसको वो लोग खा जाते हैं, सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं विद द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग डीकम्पोजिशन बोलते हैं। तो हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर खराब प्लांट हो गए, मतलब डेड प्लांट हो गए, या फिर कोई डेड एनिमल हो गया, उसके ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करके उसे खाकर हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं, साफ सुथरा कर देते हैं। अभी ऊपर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल पढ़नी पड़ेगी हमें
इसको समझने के लिए सबसे पहले तो देखिए नाइट्रोजन कैसे वर्क करती है और नाइट्रोजन के बारे में हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है। किसी भी प्लांट के लिए ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो वो लगभग 78% जो गैसेज हैं उसका 78% नाइट्रोजन है पूरे इन्वायरमेंट के अंदर। तो आप बोलोगे सर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन, तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए प्लांट्स को फिर तो। लेकिन जो ये गैस वाली नाइट्रोजन होती है इसे प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते, इनको ज़रूरत पड़ती है बैक्टीरियाज की। बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, इस नाइट्रोजन को एक ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, इसको क्या बना देते हैं, इसको बना देते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि फिर हमारा प्लांट आसानी से इसे यूज़ कर पाए। देखो यहाँ पर ये नाइट्रोजन थी गैस वाली, इसको बैक्टीरिया ने क्या करा, फिक्स कर दिया, मतलब इसको सही कर दिया, एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिससे कि हमारा प्लांट, ट्री, क्रॉप्स यूज़ कर पाए। फिर हमारा प्लांट, ट्री या फिर क्रॉप इसे यूज़ कर पाते हैं। लेकिन अब नाइट्रोजन वापस मान लो एयर के अंदर कमी हो गई नाइट्रोजन की, तो फिर बैक्टीरिया कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, जब भी कोई प्लांट, ट्री या एनिमल मरता है तो उनके मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद वो नाइट्रोजियस सब्सटेंस रिलीज करते हैं। फिर दोबारा से ये जो प्लांट और ट्री मरे हैं इनको कुछ बैक्टीरिया खा लेते हैं और इसी नाइट्रोजन को खाकर ये लोग किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, गैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब आपको समझ में आया कैसे जो गैस वाली नाइट्रोजन थी उसको फिक्स करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग के थ्रू, कुछ बैक्टीरिया नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फिर अगर यही वाली नाइट्रोजन को हमारे प्लांट्स, ट्रीज यूज कर लेते हैं, अगर इन प्लांट्स, ट्रीज या एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो ये लोग नाइट्रोजन रिलीज करते हैं, जिसे स्पेशल तरीके का बैक्टीरिया दोबारा गैस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसे हम लोग नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। नाइट्रोजन गैस लगभग 78% होती है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल के अंदर, फिक्सेशन वाला, लेकिन नाइट्रोजियस कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं हमारे। नाइट्रोजन गैस किसके अंदर कन्वर्ट होती है, इनटू नाइट्रोजियस कंपाउंड्स, नाइट्रेट्स भी बोल सकते हैं हम लोग। और इसको करता कौन है प्रॉपर्ली, उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया ये पूरा काम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। आंसर कर दो अगर आपको पता है तो। नाइट्रोजन कंपाउंड इन सॉइल आर टेकन अप बाय द प्लांट थ्रू रूट्स एंड यूज्ड अप इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। अब आप देख सकते हो कि ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गई है, बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दिया। अब इसको आराम से हमारा जो ये प्लांट है इसे यूज़ कर सकता है, खा पी सकता है, इससे मज़े कर सकता है, पार्टी कर सकता है अब इसके साथ। एनिमल्स को अब ये नाइट्रोजन कैसे मिलेगी, एनिमल्स क्या करेंगे, हमारे इस प्लांट को खा लेंगे, जो पेड़ है, घास है, इसे खा लेंगे तो इनको भी नाइट्रोजन मिल जाएगी। अब ये नाइट्रोजन एनिमल्स के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन की हेल्प से ही प्रोटीन बनता है। वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कन्वर्टेड टू नाइट्रोजियस वेस्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी वेस्ट होता है, मान लीजिए काऊ मर गई या ये ट्री मर गया, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजियस वेस्ट के अंदर। फिर दोबारा इसको कौन कन्वर्ट कर देंगे, हमारे ये वाले बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो यही पूरी नाइट्रोजन साइकिल है, कभी भी नाइट्रोजन नहीं खत्म हो सकती इसी तरीके से। अब कुछ हार्मफुल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। बड़ी तारीफ सुन ली हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कि बड़े प्यारे होते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पालने ही लग जाओ, तो उनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी बता देते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमें बीमारियां भी होती हैं, तो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस आर डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिसीज जो भी ह्यूमंस के अंदर होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही होती हैं ज़्यादातर, अगर हम लोग देखें तो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर और फूड आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, जैसे मान लो मुझे जुकाम हुआ, अब मुझे जुकाम हुआ तो मैं ये देखता हूँ कि अगले दिन मेरे दोस्त को भी जुकाम हो गया, तो उसको बेचारे को क्यों हो गया जुकाम मेरी वजह से। सिंपल सा रीज़न है, जब मैं उसके साथ में बैठा था तो एयर के थ्रू जो भी मेरी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जब मैंने चीख मारी तो उन्होंने ट्रैवल करा एयर के थ्रू और वो मेरे दोस्त की बॉडी के अंदर एंटर कर गए और उसको भी बीमारी हो गई। अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है इन सब कम्युनिकेबल डिसीजेस के, एग्जाम्पल हैं बहुत ही सिंपल। देखो कोविड, तभी हमें मास्क लगाने को बोला जाता है क्योंकि ये एयर के थ्रू स्प्रेड होता है। कॉलेरा, फिर आते हैं चिकन पॉक्स
और ट्यूबरोक्लोसिस जिसे हम लोग टीबी बोलते हैं। तो ये सारी बीमारियां क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज हैं। या तो ये एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू या फिर फूड के थ्रू स्प्रेड होती हैं। इनके बारे में डिटेल में क्लास 9th में भी आप पढ़ने वाले हो। अब बात करते हैं हम लोग कि किसी होस्ट के थ्रू भी क्या वायरस ट्रांसमिशन हो सकता है। अब होस्ट का मतलब क्या है, देखो एक यहाँ पर मच्छर था, बड़े मजे से ये घूम रहा था। इस मच्छर ने बोला यार भूख लगी है, खाना है मुझे कुछ। तो ये एक ऐसे आदमी के पास गया जिसको पहले से एक बीमारी थी और उस बीमारी का नाम था डेंगी। अब ये जो डेंगी है एग्जैक्टली आप बोलोगे सर डेंगू होता है, डेंगू नहीं होता, डेंगी ही होता है। इसको एग्जैक्टली प्रोनाउंस डेंगी ही करते हैं। तो इसको क्या था, डेंगू था। मैं डेंगू बोलने वाला हूँ आपको जिसे समझ में आ जाए। तो इसको डेंगू था, तो इसको ये मच्छर जाकर काट लेता, बोलता अरे मैं तो इसका खून पीऊंगा। अब इस मच्छर को भी क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है, ये भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब मच्छर आराम से घूम रहा होता है, मच्छर बोलता है यार मुझे दोबारा भूख लगी है, अब मैं क्या करूं। अब ये एक ऐसे पर्सन को काटता है जिसको डेंगू नहीं होता। जैसे ही ये इसको काटता है, इसकी बॉडी के अंदर भी क्या चले जाते हैं, डेंगू वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसको भी क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है कुछ ही दिनों के अंदर। तो इस तरीके से वायरस का ट्रांसमिशन होता है। एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर बीमारी फैलती है विद द हेल्प ऑफ कैरियर। होस्ट तो हम हुए, हमारी बॉडी के अंदर बीमारी फैलाई इसने, और ये क्या हो गया, कैरियर। द ऑर्गेनिजम्स दैट ट्रांसमिट डिसीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड एज कैरियर्स। जो भी ऑर्गेनिज्म एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर बीमारी फैलाता है उसे हम लोग कैरियर बोलते हैं। मच्छर का एग्जाम्पल लिया, इंसान भी हो सकता है इसके अंदर, और भी कोई भी चीज़ हो सकती है, मच्छर के अलावा कोई और भी एनिमल हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ कैरियर है हाउस फ्लाई स्प्रेड्स डिसीज सच एज कॉलरा, डेंस्ट्री एंड टाइफॉइड। तो ये जो हाउस फ्लाइज होती है, घर के अंदर जो मक्खियाँ उड़ रही होती है, इन सब से भी बीमारियाँ फैलती हैं। जो एनोफिलीज मस्कीटो होता है वो स्प्रेड करता है, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो स्प्रेड करता है मलेरिया पैरासाइट को, और फीमेल एडीज मस्कीटो स्प्रेड करता है डेंगू वायरस को। अब देख लेते हैं एक एक करके हम लोग क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं हमें, और उनको स्प्रेड करने का रीज़न कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, कैसे स्प्रेड होती हैं, और कैसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले टीबी की बात करते हैं। टीबी जिसको हम लोग ट्यूबरोक्लोसिस बोलते हैं, ये होती किसकी वजह से है, बैक्टीरिया की वजह से। स्प्रेड कैसे होती है, एयर से। मीजल्स वायरस की वजह से होती है, स्प्रेड कैसे होती है, एयर से। चिकन पॉक्स किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से। स्प्रेड कैसे होती है, एयर से या फिर कांटेक्ट से। अब कांटेक्ट का मतलब क्या हो गया, आप गए किसी को चिकन पॉक्स है, उससे बड़े मजे से हाथ मिला रहे, बोला अरे भाई तू तो मेरा दोस्त है, हम दोनों तो मिलके समोसा और चटनी खाएंगे। अब आपने उसी हाथ से खाना खा लिया, मान लो बिना हैंड वॉश करे, तो आपको चिकन पॉक्स हो जाएगा। पोलियो भी किससे होता है, वायरस के थ्रू, और एयर और वाटर के वजह से ये होता है। अब एक वायरस और है जिसका नाम है कोरोना वायरस, कोविड। अब इसका कॉज क्या है, वायरस है, लेकिन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा जरा कमेंट करके बता दो। मास्क लगा के घूमते थे ना हम लोग, तो बताओ फटाफट। कॉलेरा किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। स्प्रेड कैसे होता है, ये वाटर और फूड से। हम लोग गंदा खाना खा लेते हैं ना बाहर का, ठेले वेले वालों का, उनसे हो जाती है बीमारियां। टाइफाइड भी बैक्टीरिया की वजह से होता है और वाटर के थ्रू ये स्प्रेड होता है। हेपेटाइटिस बी भी एक वायरस है जो कि वाटर से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, और इसका रीजन है मस्कीटो, मच्छर कर देते हैं हमें मलेरिया। डिसीजेज इन एनिमल कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बीमारियां ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ही नहीं होती माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, हमारे एनिमल्स के अंदर भी होती हैं। जैसे एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। एक फुट एंड माउथ डिसीज होती है जो कैटल्स के अंदर होती है, दैट इज ड्यू टू वायरस। आप देख सकते हो इस कैटल को, इस भैंस को, इसके मुंह से ऐसे थूक निकल रहा है। सो दिस इज ड्यू टू द फुट एंड माउथ डिसीज, जो कि वायरस की वजह से इन कैटल्स को हो जाती है। अब बेचारे एनिमल्स और हम ह्यूमन बीइंग्स ही काफ़ी नहीं थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसको बीमार कर देते हैं, प्लांट्स को भी कर देते हैं। क्या कभी आपने ऐसे निशान देखे हैं अपने, किसके ऊपर, संतरों के ऊपर? तो ये क्या होती है, सिट्रस कैंकर डिसीज होती है जो बैक्टीरिया कर देता है इनको। दूसरी, रस्ट ऑफ वीट। क्या आपने वीट को देखा और वीट के ऊपर ऐसे निशान, या फिर किसी घास के ऊपर देखा है? सो दीज आर कॉल्ड बाय फंग, और इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं रस्ट ऑफ वीट। इसके बाद आती है येलो वेन मॉसिक। भिंडी के ऊपर भी एक बीमारी हो जाती है और इसको करता है एक वायरस। अब होमवर्क के अंदर आपसे एक सवाल पूछा जाए, होमवर्क के अंदर सवाल ये है आपसे कि फीमेल
फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो से कौन सी डिसीज स्प्रेड होती है, कमेंट करके आपको बताना है। यहीं पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो इस होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर। सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हो, हमें सपोर्ट कर सकते हो और आपको शाउट आउट भी मिलेगा, स्पेशल शाउट आउट मिलेगा मुझसे। तो यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।